फना का दिल डर की वजह से धक धक कर रहा था। आज के बाद तुमने किसी दूसरे मर्द को अपने करीब भटकने भी दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, विक्रम ने अलग ही अंदाज में कहा। फना ने धीरे से अपना सर हाँ हिला दिया। विक्रम को ना कर सके इतनी हिम्मत नहीं थी फना में। कल उसने जो विक्रम का भयानक रूप देखा, उसके बाद तो फना विक्रम के खिलाफ जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। अगर आज के बाद मैंने तुम्हारे आसपास किसी को देख लिया तो, विक्रम ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वह महज वार्निंग नहीं थी। विक्रम की आंखों में एक ऐसी आग थी जो फना को ये बोल रही थी कि अगर दोबारा तुमने किसी को भी अपने नजदीक आने दिया तो तुम मेरा वह रूप देखोगी जो कल से भी बुरा होगा। फना कांपने लगी थी। विक्रम ने फना को अपनी उंगलियों से छूते हुए फील किया। समझ गई ना तुम, विक्रम ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। फना ने धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। विक्रम ने उसके होठों पर सॉफ्ट किस किया। विक्रम ने उसे खुद से बिल्कुल चिपका लिया। उनके बीच जरा सा भी गैप नहीं था। फना के हाथ विक्रम के सीने को दूर करने के लिए पुश करने लगे, लेकिन विक्रम स्ट्रांग था। फना विक्रम के सामने खरगोश लग रही थी। विक्रम का हाथ नीचे की तरफ से चलने लगा। विक्रम ने कुछ महसूस किया। विक्रम ने फना को खुद से दूर किया। विक्रम ने उसे ठीक से एडजस्ट किया और देखने लगा। विक्रम ने हल्का सा उस जगह टच किया। फना ने अपने होंठ भींच लिए। विक्रम कहा पीरियड। अभी विक्रम ने इतना कहा हाई था कि फना ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। इसका मतलब मुझे तुमसे कुछ दिन दूर रहना होगा, विक्रम ने उसकी लोअर बॉडी को घूरते हुए पूछा। फना ने धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। विक्रम फना को घूरने लगा। फना को गुस्से से देखने लगा, जैसे बोल रहा हो कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे करीब ना आऊं। वो विक्रम को देख रही थी। विक्रम के चेहरे पर नाराजगी के भाव थे। वो बहुत शुक्रगुजार थी। ये आदमी उससे कुछ दिन दूर रहेगा। विक्रम अभी भी उसके पैरों के पास बैठा उसे घूर रहा था। अचानक फना का चेहरा टमाटर जैसा हो गया। घबराहट की वजह से फना यहाँ से बहुत दूर घर जाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकती थी। उसे डर था कि कहीं विक्रम गुस्से से उसे दोबारा से हट ना करें, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो विक्रम से नजरें मिलाए। विक्रम ने फना की कमर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारा वेट कितना है? 45 किलोग्राम, फना ने धीरे से जवाब दिया। विक्रम की आंखें छोटी छोटी हो गई। विक्रम धीरे धीरे फना की तरफ झुकने लगा। फना घबरा गई। सर प्लीज, हर्ट हो रहा है। फना फिर एक बार कांप गई। फना ने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली। फना ने जब किसी प्रकार का दर्द महसूस नहीं किया तब उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। विक्रम एकदम उसके सामने था, इतना करीब कि उनके होंठ आपस में टकरा रहे थे। फना और ज्यादा डर गई। तभी उसके कानों में एक सर्द आवाज गई, किस मी। विक्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। फना की आंखें फैल गई। विक्रम वापस से बैठ गया। फना उसे देख रही थी। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। फना की आंखों में घबराहट थी। किस मी। विक्रम की गुस्से से भरी आवाज सुन फना ने अपना सर उठाकर देखा। विक्रम गुस्से में लग रहा था। फना उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी मुट्ठियां आपस में बंध गई थी। फना ने अपना हाथ विक्रम के सीने पर रखा। धीरे धीरे उसकी मुट्ठियां खुल गई थी। फना विक्रम के होठों की करीब बढ़ने लगी। उनके होठों के बीच सिर्फ 1 इंच का फासला था। फना के होंठ कांप रहे थे। फना ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। विक्रांत के होठों को अपने होठों से छू लिया और एक झटके से पीछे हो गई, मानो उसने कितना बड़ा काम कर दिया हो। फना ने धीरे से अपनी आंखें खोली। विक्रम उसे घूर रहा था। विक्रम के हाथ उसकी कमर पर लिपट गए। विक्रम ने उसे अपने ओर करीब कर लिया। इसे तुम किस कहती हो? विक्रम ने फना को घूरते हुए पूछा। फना ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फना ने आज से पहले कभी किसी को किस नहीं किया था, तो उसके लिए ये भी बहुत बड़ी बात थी। लेकिन विक्रम इससे नाखुश था, जो उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था। विक्रम ने उसके लबों को पैशनेटली चूमते हुए कहा, इसे कहते हैं किस, समझी? फना गहरी गहरी सांस ले रही थी। फना ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। किस मी अगेन, विक्रम ने कहा। फना ने वापस विक्रम के होठों पर किस किया। वो उसे किस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो किस करने की बजाय उसे काटे जा रही थी।
विक्रम ने उसे और कसकर जकड़ लिया। विक्रम का हाथ उसकी पीठ पर फिसल रहा था। फना ने अपना फेस दूर किया। वो लंबी सांस ले रही थी। विक्रम ने फना को और कसकर जकड़ लिया। फना ने कोई हरकत नहीं की। उसे तो विक्रम बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे विक्रम उसे खुद के अंदर ही दबोच लेगा। विक्रम ने फना के गिले बालों को उसके कान के पीछे किया। वह उसे ध्यान से देखने लगा। फना के होठों के जस्ट नीचे एक छोटा सा तिल था, राइट साइड। फना की आंखें बड़ी थी। उसके होंठ पतले रंग गोरा था। बहुत खूबसूरत हो तुम, विक्रम ने फना के होठों के नीचे उस तिल को चूमते हुए कहा। बस थोड़ी सी पतली हो, विक्रम ने फिर कहा। फना का चेहरा लाल हो गया। तुम्हारी बॉडी पर सिर्फ कुछ जगह ही मांस है, वो अंग सिर्फ भरा है, वो भी ठीक से डेवलप नहीं। फना का चेहरा लाल हो गया। इतना बेशर्म है यह आदमी। फना ने अपना सर झुका लिया, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल टमाटर जैसा लाल था। फना का हाथ विक्रम के सीने पर था। वो महसूस कर रही थी कि विक्रम काफी मजबूत है। विक्रम ने फना की बैक पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या तुम आगे स्टडी जारी रखना चाहते हो? विक्रम ने पूछा। फना ने अपनी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखा। फना ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। हालांकि वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। विक्रम ने आगे कुछ नहीं कहा। विक्रम ने फना को उठा लिया और रूम में वापस लेकर आ गया। उसने फना को बेड पर पेट के बल लेटाया था। फना चुपचाप लेटी हुई थी। तभी उसे अपनी पीठ पर जलन महसूस हुई। सर जल रहा है। असल में विक्रम उसकी पीठ पर कॉटन से डिटॉल अप्लाई कर रहा था। चुपचाप लेटी रहो, विक्रम ने सर्द आवाज में कहा। फना ने अपना मुंह पिलो में छुपा लिया। पापा जल रहा है, फना ने आंख बंद किए हुए ही कहा। शायद वो खुद नहीं जानती थी कि उसने क्या कहा है। विक्रम के हाथ रुक गए। उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसके जबड़े कस गए। विक्रम ने फना को एक झटके से पलट दिया। फना घबरा गई। विक्रम ने उसका फेस पकड़ लिया। क्या कहा तुमने? विक्रम घुराया। कुछ नहीं सर, फना ने घबराते हुए कहा। ओ अच्छा, फिर तुम पापा किसे कह रही थी? विक्रम ने गुस्से से पूछा। फना घबरा गई। वो गलती से मुंह से निकल गया सर, फना ने हकलाते हुए कहा। मैं तुम्हारा पापा हूँ? मैं तुम्हें पापा लगता हूँ? विक्रम ने चिल्लाते हुए पूछा। फना ने अपनी गर्दन न में हिला दी। नहीं सर। फिर कौन हूँ मैं तुम्हारा? विक्रम ने उसके अंदर समाते हुए कहा। सर, फना ने ब्लैकेट पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा। विक्रम का इशारा किस तरफ था, फना समझ गई। तुम जानती हो हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे क्या कहते हैं? विक्रम ने फना के कान में कुछ फुसफुसाया। विक्रम कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। वो बस उसके अंदर था। फना समझ रही थी कि विक्रम किस चीज की बात कर रहा था। फना ने नाम से हिला दिया। विक्रम के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। विक्रम ने हल्की सी मूवमेंट की। क्या महसूस किया? विक्रम ने फना के लबों को चूमते हुए कहा। फना ने अपने होठों को बाइट किया और धीरे से बुदबुदाई। विक्रम ने थोड़ी और मूवमेंट की। मुझे कुछ सुना नहीं दिया। फना अपने होंठ विक्रम के कान के पास ले गई। सर, मुझे तकलीफ हो रही है, फना बुदबुदाई। विक्रम ने और थोड़ी मूवमेंट की। फना के नाखून विक्रम के कंधों में धंस गए। वो जानती थी कि अब विक्रम को कुछ सुनाई नहीं देगा। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और महीने। विक्रम फना को कॉल करके बुला लिया करता था जब उसे फना की जरूरत हुआ करती थी। फना अपने काम में बिजी थी। 1 महीने से ऊपर हो गया था, लेकिन विक्रम ने उसे कॉल नहीं की थी। फना भी काफी शांत महसूस कर रही थी। उसे लगा कि विक्रम उससे बोर चुका है, इसलिए वो खुश भी थी। वो अभी बार से निकली ही रही थी कि उसे विक्रम की कॉल आई। फना हैरान हो गई। उसे सचमुच लगा था कि विक्रम उससे बोर हो गया। फना ने कॉल पिक की। विक्रम ने कुछ कहा। फना ने हूँ में जवाब दिया। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। फना उस कार में आकर बैठ गई। अब उसे इन सब की आदत हो गई थी। फना ने डीप नेक एंड बैकलेस ड्रेस पहनी हुई थी। आज बार में कुछ स्पेशल था, इसकी वजह से उन्हें ये पहनने के लिए कहा गया था। फना अभी ठीक से बैठी भी नहीं थी कि किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो अब ये टच पहचान गई थी। विक्रम उसे डीप किस कर रहा था। फना विक्रम के उतावलेपन को महसूस कर रही थी।
वो विक्रम का इतना उतावलापन देखकर डर गई। विक्रम ने उसे लेदर सीट पर धकेल दिया, उसे जगह जगह किस करने लगा। हालांकि कार में पार्टीशन लगा हुआ था, लेकिन फिर भी फना को शर्म आ रही थी। फना ने विक्रम को दूर किया, विक्रम की तरफ देखा। विक्रम नाखुश लग रहा था। सर का कार में नहीं। तभी विक्रम की नजर फना की ड्रेस पर गई। विक्रम के जब्बे टाइट हो गए। ये क्या पहना है तुमने? विक्रम ने गुस्से से पूछा। फना कांप गई। विक्रम ने फना को अपनी तरफ खींचा। किसके लिए पहना है ये ड्रेस? विक्रम ने चबाते हुए पूछा। फना घबरा गई। सर। कार रुक गई। विक्रम कार से बाहर निकल गया। तभी उसके पीछे ही फना भी कार से बाहर आ गई। विक्रम अपने विला के अंदर चला गया। फना भी उसके पीछे पीछे चली गई। उसका दिल चाहा वो वापस चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती थी। फना रूम में पहुंची तो रूम में कोई नहीं था। उसकी नजर बाथरूम की तरफ गई। फना वही खड़ी हो गई। तभी फना का फोन रिंग करने लगा। फना ने कॉल पिक की। मैं आज नहीं आ सकती नरेश, मैं थोड़ी बिजी हूँ। अचानक ही थोड़ा जरूरी काम आ गया है, मैं कल आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच नरेश। फना के चेहरे पर छोटी सी स्माइल थी। आई ट्रस्ट यू नरेश, एक तुम ही तो हो जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। यस, मैं कल जरूर आऊंगी। फना ने कुछ बातें करने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। फना ने अपना सर उठाया तो सामने विक्रम था। वो 2 कदम पीछे हो गई। फना घबरा गई। विक्रम काफी गुस्से में था। विक्रम ने एक झटके से फना को वॉल से लगा दिया और उसे गुस्से से किस करने लगा। फना की सांस फूलने लगी। फना ने विक्रम को हल्का धक्का दिया। विक्रम के जबड़े टाइट हो गए। क्या बात है, बड़ी हिम्मत आ गई है तुम्हारे अंदर, विक्रम ने गुस्से से मुस्कुराते हुए कहा। कोई दूसरा मिल गया क्या? विक्रम ने फना के चेहरे पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए कहा। या फिर तुम्हारा कोई दूसरा आशिक पैदा हो गया? विक्रम की पकड़ उसके बालों पर कस गई। फना ने घबराते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं सर? आप गलत समझ रहे हैं सर। फना ने अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। विक्रम गुस्से से हंसा। विक्रम की पकड़ उसके बालों पर और ज्यादा कस गई। आहा, फना ने विक्रम की आंखों में देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम इतना गुस्सा क्यों था। डर की वजह से उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। किससे मिलने जा रही थी तुम? आज तो तुम बहुत हसीन लग रही हो। किसके लिए इतना तैयार हुई थी? विक्रम ने चबाते हुए कहा। लेकिन अफसोस, मैं आ गया, ऐसा ही है ना? विक्रम गुर्राया। ऐसा कुछ नहीं है सर, आप गलत समझ रहे हैं, फना ने डरते हुए कहा। विक्रम ने अपने दांत पीस लिए। विक्रम ने जोर से उसकी नेक पर बाइट की। वैसे आज का प्लान क्या था तुम्हारा, जो तुम इतना सच सवर कर जा रही थी? विक्रम गुर्राया। विक्रम ने गुस्से से एक झटके से फना को घुमा दिया। फना का फेस वॉल से लगा हुआ था। विक्रम की नजर उसके बैक पर गई, जो लगभग कमर तक दिख रही थी। विक्रम की आंखें पेनी हो गई। फना सहम गई। वो आज फिर कांप रही थी। विक्रम बाइट कर रहा था। सर, मुझे तकलीफ हो रही है। विक्रम ने एक झटके से उसे घुमाया और फना को चूमने लगा। फना की बॉडी से उसके बचे कुचे कपड़े भी अलग हो गए थे। फना ने अपनी बाहें उसकी नेक के आजू बाजू लपेट दी। आह! फना ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसकी पलकें गीली हो गई। कमरे में फना की सिसकियां गूंजने लगी। उसके नाखून विक्रम की नेक को खरोचने लगे। सर प्लीज स्लो डाउन, इट्स हर्टिंग, फना ने मना करते हुए कहा। कहाँ जा रही थी तुम? विक्रम ने गुस्से से कहा। प्लीज सर। कुछ घंटों बाद विक्रम रुक गया। फना के गालों पर आंसुओं की बूंदें थी। विक्रम ने फना को खड़ा किया। फना के पैर कांप रहे थे। वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। फना ने विक्रम के कंधों को पकड़ लिया। फना की आंख से अभी आंसू बह रहे थे। उसके होठ भी कांप रहे थे। उसने अपना सिर नीचे कर झुका रखा था। विक्रम ने फना के बालों को पकड़कर उसका सर ऊपर किया। किससे फोन पर बात कर रही थी? विक्रम ने गुस्से से पूछा। फना कुछ नहीं बोल रही थी। दोस्त, यार, बॉयफ्रेंड, मंगेतर या पति या फिर कोई आशिक? विक्रम ने गुर्राया। फना हिल गई। विक्रम उससे दूर हुआ। फना जमीन पर गिर गई। विक्रम फना से बात बात पर गुस्सा हो जाता था। फना को तो अब इतना डर लगने लगा था कि अगर उसने कुछ भी किया तो विक्रम उसे बार बार पनिश करेगा। विक्रम ने अपना खौफ उसके अंदर कुछ इस कदर बसा दिया था कि
अब फना को सांस लेने में भी डर लग रहा था। आह, उसने अपने पेट पर हाथ रखा। वह धीरे से बैठ गई। विक्रम ने अपने कपड़े पहने और बाहर चला गया। फना सिकुड़ कर बैठ गई। घुटनों में अपना मुंह छुपाकर रोने लगी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था। कुछ देर रोने के बाद फना खड़ी होने की कोशिश करने लगी। वो धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ गई। उससे चला नहीं जा रहा था। विक्रम तो गुस्से में वहां से चला गया था, लेकिन फना को अभी तक उसकी प्रेजेंस फील हो रही थी। फना लड़खड़ाते हुए बाथरूम में गई और शॉवर के नीचे खड़ी हो गई। उसके ऊपर शॉवर का पानी गिर रहा था। वो अभी भी कांप रही थी। विक्रम का गुस्सा बहुत भयानक था। उसे विक्रम के गुस्से से बहुत डर लगता था। फना ने खुद को मिरर में देखा। उसका काजल फैल गया था। उसके होठों की लिपस्टिक भी फैल गई थी। उसके होठों पर कट का निशान था। यही तेरी किस्मत है फना, आज तू किसी की सब्स्टिट्यूट बन चुकी है। फना कड़वाहट से मुस्कुराई। उसकी आंखें भर गई। फना रूम में वापस आ गई। फना ने टॉवल लपेटा हुआ था। फना ने अपने फटे हुए कपड़ों की तरफ देखा। वो अब क्या पहने? क्या वो रात भर ऐसे ही रहेगी? तभी उसकी नजर रूम में मौजूद उस अलमीरा पर गई। फना ने मन में सोचा, अगर उसने विदाउट परमिशन अलमीरा को टच किया तो कहीं विक्रम गुस्सा ना हो जाए। फना ने हिम्मत करके अलमीरा खोली। उसने उसमें से सिर्फ एक शर्ट निकाली और उसे पहनने लगी। वो शर्ट फना के घुटनों तक आ रही थी। वो व्हाइट शर्ट में फना छुप गई थी। विक्रम काफी ज्यादा लंबा था। फना आकर बेड पर लेट गई। ऐसा लग रहा था कि विक्रम रूप में वापस नहीं आने वाला था। फना लेट गई। रात के 2 बजे बज रहे थे। वो घर भी नहीं जा सकती थी। फना ने अपनी आंखें बंद की। उसकी पलकें गीली हो गई। फना ने लाइट्स बंद की। उसे अंधेरा पसंद था, शायद इस वजह से क्योंकि उसकी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा था। उसकी आदत हो गई थी। फना की पलकें आंसुओं से भीग गई। उसकी जिंदगी क्या से क्या बन गई थी। फना थकान की वजह सो गई। उसको गहरी नींद आ गई। कुछ समय बाद उस रूम का डोर ओपन हुआ और विक्रम अंदर आया। वो नशे में लग रहा था। विक्रम लड़खड़ा रहा था। उस रूम में अंधेरा था। विक्रम अपने बेड के पास आ गया और सीधा बेड पर गिर गया। विक्रम ने कुछ सॉफ्ट महसूस किया। विक्रम ने उस चीज को बिल्कुल खुद से चिपका लिया। उसे जानी पहचानी खुशबू आ रही थी। विक्रम फना के फेस को अपने हाथों से सहलाने लगा। तुम यहाँ नहीं हो, मैं फिर भी तुम्हें महसूस कर रहा हूँ, विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा। विक्रम ने फना के माथे को चूम लिया। ओ फना, फना तुम्हारी लत लग गई है मुझे, विक्रम फुसफुसाया। फना गहरी नींद में सो रही थी। उसे विक्रम के शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे। विक्रम फना के होठों को चूमने लगा। कभी कभी तो दिल करता है कि तुम्हें खा जाऊं, विक्रम नशे में ये सब बोल रहा था। विक्रम फना की शर्ट के बटन खोलने लगा। हर समय, हर घड़ी तुम्हें अपना बनाने की तलब सी होती है। पता नहीं तुमने क्या कर दिया है, विक्रम बच्चों के जैसे बिहेव कर रहा था। फना फना फना, विक्रम लगातार फना का नाम बड़बड़ा रहा था। फना चलो शादी कर लेते हैं, विक्रम फुसफुसाया। लेकिन फना वो गहरी नींद में सो रही थी और शायद विक्रम भी नहीं जानता था कि वो क्या बोल रहा था। तुम मेरी परमिशन के बिना कैसे जा सकती हो, मैं तुम्हें पनिश करूंगा, विक्रम बुदबुदाया। विक्रम फना के होठों को काटने लगा। फना की नींद धीरे धीरे खुल गई। फना हड़बड़ा गई। फना ने विक्रम को धक्का दिया, लेकिन दूसरे ही पल विक्रम ने उसके हाथों को बेड पर ब्लॉक कर दिया। यही अदा मुझे तुम्हारी पसंद नहीं, विक्रम ने फना के कान में कहा। फना को महसूस हुआ विक्रम नशे में था, क्योंकि उसके मुंह से अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। विक्रम फना की नेक को चूमने लगा। फना ने खुद को ढीला छोड़ दिया। वह विक्रम को नहीं रोक सकती थी। विक्रम ने उसकी शर्ट उतार दी। उसके बदन पर जगह जगह किस करने लगा। विक्रम ने फना की बॉडी को देखते हुए कहा, वैसे अब तुम्हारी बॉडी डेवलप हो गई, विक्रम ने फना के उभारों को चूमते हुए कहा। ये सब आपका ही किया धरा है, सर, फना ने मन ही मन कहा। विक्रम धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगा। फना ने कसकर ब्लैंकेट अपनी मुट्ठी में भर लिया। विक्रम ने उसकी कमर पकड़ ली। फना की शर्ट विक्रम ने फर्श पर फेंक दी। विक्रम ने फना की नेवल पर किस की। वह एक झटके से फना के अंदर समा गया। फना की आंखें ऊपर की तरफ हो गई। उसकी कमर हल्का ऊपर की तरफ उठ गई। फना ने अपना होंठ दांतों के नीचे दबा लिया। उसने अपना होंठ इतने कसके दांतों के नीचे दबा लिया था कि
उसके होठों से खून आ गया। फना की पलकें गीली हो गई। अभी कुछ देर पहले ही विक्रम उसके साथ गुस्से से हमबिस्तर हुआ था, जिस वजह से फना को तकलीफ हो रही थी। कमरे में फना की आहें गूंजने लगी। वक्त के साथ विक्रम पैशनेट हो गया। फना से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन विक्रम अपनी मनमानी कर रहा था। बेडशीट पर सिलवटें पड़ गई। कमरे में हमबिस्तर होने की आवाज आ रही थी। अगली सुबह फना और विक्रम दोनों ही बेड पर लेटे हुए थे। विक्रम उसके ऊपर सो रहा था। फना की आंखें खुली हुई थी। वो रात भर सो नहीं पाई। विक्रम ने धीरे से अपनी आंखें खोली। विक्रम ने अपने आसपास देखा। उसका सर भारी था। विक्रम की नजर फना के चेहरे की तरफ गई, जो हल्का सूजा हुआ लग रहा था। विक्रम उठकर बैठ गया। क्या मैं रात भर ऐसे ही था? फना ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। विक्रम दूसरी साइड लेट गया। फना अभी भी वैसे ही लेटी हुई थी। उसके अंदर उठने की ताकत बिल्कुल नहीं थी। फना उठकर बैठने लगी। उसके घुटनों में झंझनाहट हो रही थी। फना उठकर बैठ गई। उसने ब्लैंकेट से खुद को कवर किया। क्या हुआ था कल? विक्रम ने पूछा। फना के गाल लाल हो गए। शुक्र है, इसे कुछ याद नहीं। कल रात विक्रम ने उसे ना जाने कैसे कैसे परेशान किया था। फना के चेहरे पर शर्म वाले भाव थे। वो आज शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी। विक्रम ने उसे खींचा। फना उसके सीने से जा लगी। फना ने अपनी नजर झुका ली। विक्रम ने उसकी चिन पकड़ी और उसका फेस ऊपर किया। क्या हुआ बेबी? विक्रम ने पूछा। फना की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। क्या ये अभी भी नशे में है? फना ने सोचा। फना और शर्मा गई। विक्रम ने उसे अपने और करीब करते हुए उसकी पीठ से सहलाई। कुछ नहीं सर, फना ने शर्माते हुए कहा। फिर तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? विक्रम ने उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए पूछा। सफेद चादर से लिपटी फना खरगोश लग रही थी। या फिर मैं कल बेड पर बहुत अच्छा था? विक्रम ने फुसफुसाते हुए फना के कान में कहा। फना ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। उसके गाल लाल हो गए थे। विक्रम ने उसे और कसकर जकड़ लिया। फना के मुंह से आह निकल गई। उसने विक्रम के सीने पर हाथ रख थोड़ी दूरी बनाई। विक्रम की आंखें छोटी छोटी हो गई। विक्रम ने ब्लैंकेट खींचा और फना को अपने नीचे दबोच लिया। दोनों ब्लैंकेट के अंदर थे। जरा सा भी गैप नहीं था। फना घबरा गई। विक्रम का हाथ नीचे की तरफ से चलने लगा। तभी फना ने उसका हाथ पकड़ लिया। विक्रम ने उसे घूरा। सर, वहां फना को शर्म आ रही थी। फना धीरे धीरे विक्रम के कान में कुछ फुसफुसाए। विक्रम के चेहरे पर नोटी स्माइल आ गई। विक्रम उठकर बैठ गया। विक्रम ने फना को अपनी गोद में बैठा लिया। पहले बताया चाहिए था ना तुम्हें? विक्रम ने उसके माथे को चूमते हुए कहा। वो सर, आप सुनते ही नहीं, फना के मन में चल रहा था। आप बहरे जो हैं। जाहिर तौर पर वो विक्रम को ये बोल नहीं सकती थी। कुछ समय बाद दोनों ने शॉवर ले लिया था। फना अभी भी टॉवल पहने ही खड़ी थी। वो कपड़े को अरेंज कैसे करें, यही सोच रही थी। विक्रम अपनी पैंट पहन रहा था। तभी उसकी नजर फना पर गई, जो अभी भी वैसे ही खड़ी थी। क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों खड़ी हो? विक्रम ने पूछा। सर, मेरे पास कपड़े नहीं है, फना ने धीरे से जवाब दिया। विक्रम को कुछ याद आया कि उसने ही तो कल उसके कपड़े फाड़ दिए थे। वो कपड़े घटिया थे। उसने अपना फोन उठाया, उस पर कुछ टाइप किया और फोन काट कर बेड पर फेंक दिया। उसने फना को अपनी तरफ आने का इशारा किया। फना धीरे धीरे कदमों से उसकी तरफ आ गई। जी सर, फना ने धीरे से कहा। देख क्या रही हो? शर्ट के बटन बंद करो, विक्रम ने कहा। फना ने अपना हाथ बढ़ाया और बटन बंद करने लगी। विक्रम की नजर तो फना की क्लीवेज पर थी। फना इस बात से अनजान उसकी शर्ट के बटन लगाने में बिजी थी। फना ने जब विक्रम की नजरों को फॉलो किया, फना घूम गई। ये सभी मर्द एक जैसे ही होते हैं। तभी विक्रम ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया। विक्रम ने उसकी नेक पर अपने होंठ चलाते हुए कहा, क्या छुपा रही हो तुम? ऐसा तो है नहीं कि मैंने कुछ देखा नहीं, बल्कि इससे ज्यादा ही देखा है। ये आदमी कितना बेशर्म था, काश जमीन फट जाती और वो उसमें समा जाती। विक्रम का हाथ टॉवल के अंदर जा रहा था। फना समझ गई। फना विक्रम से दूर जाने लगी। विक्रम ने उसके टॉवल का एक सिरा पकड़ लिया था। टॉवल खुल गया। फना ने खुद को टॉवल की आड़ में छुपाते हुए कहा, छोड़िए ना सर। विक्रम के चेहरे पर एविल स्माइल थी। छोड़िए ना सर, प्लीज, फना ने टॉवल की आड़ लेते हुए कहा। विक्रम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा,
वैसे क्या छुपा रही हो तुम, मुझे भी दिखाओ। विक्रम ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। कितना बदमाश है, फना ने मन ही मन सोचा। उसने हमेशा विक्रम को गुस्से में ही देखा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होते थे। वो बस हमेशा गुस्से में ही होता था। इस वजह से वो उससे डरती थी। लेकिन ये आदमी ऐसी कोई हरकत भी कर सकता है। प्लीज सर, छोड़िए ना, फना ने शर्माते हुए कहा। विक्रम ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। नहीं, मुझे भी देखना है। फना पानी पानी हुई जा रही थी। प्लीज सर, छोड़ दीजिए। विक्रम ने टॉवल का एक सिरा पकड़कर फना की तरफ बढ़ने लगा। फना वही खड़ी थी। विक्रम ने उसे टॉवल से लपेटते हुए वॉल से लगा दिया और उसके लबों को चूमने लगा। उसने उसके बालों को पकड़ रखा था। फना कोई हरकत नहीं कर रही थी। विक्रम की किस इतना पैशनेट थी कि फना का पूरा चेहरा लाल हो गया था। अब ये नहीं कह सकते कि किस वजह से। टुनाइट आई वॉन्ट यू अगेन, विक्रम ने मदहोशी से कहा। सर, फना हिचकिचा रही थी। विक्रम की आंखें छोटी छोटी हो गई। वॉट, सर मुझे आज शाम तक पीरियड आ जाएंगे। ये पीरियड क्या होता है, विक्रम ने पूछा। फना हैरान हो गई। क्या इसे पीरियड्स के बारे में नहीं पता, विक्रम उसे घूर रहा था। सर, पीरियड प्रॉब्लम हर लड़की को होती है। इसमें ब्लीडिंग होती है, वो भी हमारे उस प्राइवेट पार्ट में से। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हर लड़की की जिंदगी में ये दिन आता है। 13 से 45 साल तक ये रहता है, फना ने आसान शब्दों में विक्रम को समझाते हुए कहा। विक्रम सोच में पड़ गया। ये कितने दिनों तक होता है, विक्रम ने पूछा। सर, 10 दिन, फना ने अपनी जीभ काट ली। बेशक वो झूठ बोल रही थी। पीरियड्स तो 4 से 5 दिन में खत्म हो जाते हैं। लेकिन वो 10 दिन शांत रहना चाहती थी, वरना ये आदमी उसे हर दूसरे दिन बुला लेगा। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। वो नाखुश लग रहा था। तुम कहना क्या चाहते हो कि मुझे तुमसे 10 दिन दूर रहना है, विक्रम ने घूरते हुए पूछा। फना ने अपना सर हिला दिया। विक्रम को ये नागवारा था। फना को पता नहीं क्यों हंसी आ रही थी। उसने खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रखा था। विक्रम का चेहरा देखकर ना जाने क्यों उसे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। ठीक है, मैं अभी तुम्हें प्यार कर लेता हूँ। विक्रम ने भी फना को उठा लिया। फना चौंक गई। उसने क्या सोचा था और क्या हो रहा है। फना को पता लग गया था कि वो नहीं रुकेगा। अगर उसने विक्रम को दूर किया तो विक्रम गुस्सा हो जाएगा। विक्रम उसके पूरे बदन को वापस से किस करने लगा। थोड़ी ही देर में विक्रम उसके साथ फिजिकल होने लगा। फना ने आहें भरते हुए कहा, सस्लो, फना ने रिक्वेस्ट की। विक्रम फना पर हावी हो गया था और उसे वही छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। फना काम पर जाना चाहती थी। भले ही विक्रम ने उसकी पैसों में मदद कर दी थी, लेकिन उसे अपने घर का खर्चा तो निकालना ही पड़ेगा ना। उसे अपना पेट भरने के लिए कमाना ही पड़ेगा। फना से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने विक्रम को पूरी ताकत से धक्का दिया और विक्रम से दूर हो गई। विक्रम को गुस्सा आ गया। उसने फना को घूरा। सर प्लीज, विक्रम ने उसके पैरों को खींच लिया। कुछ घंटों बाद फना निडाल सी बेड पर लेटी हुई थी। उसके अंदर हिलने तक की ताकत नहीं थी। विक्रम फना के होठों पर अपना अंगूठा रब कर रहा था। फना की आंखें बंद थी। वो अभी अपनी सांसों को काबू कर रही थी। तुम जानती हो, मुझे ना सुनना पसंद नहीं, फना अब पछता रही थी। फना ने धीरे से अपनी आंखें खोली और विक्रम की तरफ देखा। विक्रम ने उसे खुद में समेट लिया। फना ने कोई हरकत नहीं की। विक्रम के दोनों हाथ उसकी पीठ पर थे। सर, मुझे जाना है, फना ने धीरे से कहा। विक्रम की आंखें छोटी हो गई। कहाँ जाना है तुम्हें? विक्रम का लहजा गुस्सैल था। फना घबरा गई। वो सर, मुझे काम पर जाना है, फना ने कांपते हुए कहा। विक्रम नॉर्मल हो गया। वह फना को लेकर बैठ गया। फना अभी भी उसके सीने से लगी हुई थी और अपनी सांसों को काबू कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे विक्रम उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। फना भी वापस से विक्रम को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। फना ने विक्रम के सीने पर हाथ रखा। विक्रम का दिल धड़क उठा। सर, मैं जा सकती हूँ? तभी उस रूम में एक फोन कॉल की आवाज आई। ये फोन फना का था। फना ने अपना फोन उठाया। कहाँ है तू फना? कब से वेट कर रहा हूँ तेरा। उसके फोन से एक मर्दाना आवाज आई। फना घबरा गई। डर की वजह से वो कांप गई। उसने तुरंत अपना फोन कट कर दिया। फना ने डरते हुए विक्रम के फेस की तरफ देखा। विक्रम का चेहरा एक्सप्रेसलेस था।
विक्रम गुस्से में नहीं लग रहा था। फना ने चैन की सांस ली, लेकिन फना विक्रम की बदलती आंखों को नहीं देख पाई। फना ने टेक्स्ट मैसेज किया और अपना फोन दूसरी साइड रख दिया। तभी विक्रम के फोन पर एक मैसेज आया। विक्रम ने अपने कपड़े उठाए और उन्हें पहनने लगा और फिर रूम से बाहर चला गया। फना ने खुद को ठीक से कवर कर लिया और विक्रम की हरकतों के बारे में सोचने लगी। वो जितना उसे मना करती है, वो उतना ही पागल हो जाता है। तभी विक्रम वापस आ गया। उसके हाथ में क्लॉथ बैग थे। उसने वो बेड पर रखे। फना ने धीरे से वो कपड़े उठा लिए और दोबारा बाथरूम में चली गई थी। कुछ देर में वापस आई। उसने पिंक शर्ट विद ब्लैक जीन्स डाली हुई थी। फना के लंबे बाल खुले थे। फना धीरे धीरे रूम में वापस आ रही थी। उससे चला नहीं जा रहा था। उसे चलने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसकी नजर विक्रम पर गई, जो अपने पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था। फना ने अपना सर झुका लिया और अपना पस उठाकर बाहर की तरफ जाने लगी। स्टॉप! विक्रम की कड़क आवाज आई। फना अपनी जगह जम गई। फना डरते हुए घूमी। विक्रम ने उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। वह धीमे धीमे कदमों से उसके पास आ गई। विक्रम ने अपने पास उसे अपनी लैप पर बैठा लिया और उसके लंबे बालों को पकड़ लिया। विक्रम ने जैसे ही फना के बालों पर अपनी पकड़ को टाइट किया, फना घबरा गई। उसे लगा कि विक्रम फिर उसके साथ कुछ। तभी उसकी उम्मीद से परे विक्रम ने उसके बालों का बन बना दिया। फना की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। विक्रम ने उसे अपनी तरफ करते हुए उसके चेहरे को देखा। फना के लंबे बालों की कुछ लटें उसके गाल को चूम रही थी। विक्रम ने उसके होठों के नीचे उस तिल को चूमा। बहुत खूबसूरत लग रही हो, विक्रम नाखुश लग रहा था। फना को तो समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम करना क्या चाहता है। विक्रम ने फना के माथे को चूमते हुए कहा, तुम्हें सब याद तो है ना कि मैंने तुम्हें जो जो कहा था? विक्रम ने अलग ही अंदाज में कहा। फना धर थर कांप रही थी। उसने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। विक्रम ने उसके के गालों पर उंगलियां चलाते हुए कहा, अगर भूल गई हो तो मैं याद दिला दूं। विक्रम की पकड़ उसके फेस पर कस गई। आह! फना के होठ कांप रहे थे। उसकी पलकें गीली हो गई। विक्रम की पकड़ उसके गाल पर कसती जा रही थी। अगर मुझे कुछ भी सुनने को मिला तो, विक्रम ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन फना की आंखों में डर की वजह से आंखों में आंसू आ गए। विक्रम ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। फना के गालों पर विक्रम की उंगलियों के निशान बन गए थे। फना का दिल अभी भी डर की वजह से जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि विक्रम ने उसे महज धमकी नहीं दी थी, बल्कि उसकी रूह को डरा दिया था। विक्रम की नजरें जिस तरीके से फना को देख रही थी, जैसे उसे क्या खाक कर देंगे अगर फना ने उसके खिलाफ जाने की कोशिश की। फना कांप रही थी। विक्रम रूम से बाहर चला गया। वही फना अभी भी वहीं पर बैठी हुई विक्रम को जाते हुए देख रही थी। उसने जल्दी से अपने पर्स को उठाया और फिर फना भी बाहर चली गई। विक्रम अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया था। फना सड़क पर चल रही थी। तभी उसके सामने से एक कार होकर गुजरी, जिससे फना की फ्रॉक हवा में उड़ने लगी। फना ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। फना अभी धीरे धीरे अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा रही थी और चलने में सहर रही थी, क्योंकि विक्रम जिस तरीके से उसके साथ वह सब करता था, फना को आए दिन बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। काम में भी वह फोकस नहीं कर पा रहे थी। फना ने सोचा था कि आज वह सबसे पहले निशु के पास जाएगी और उसे मनाएगी, क्योंकि उसकी दोस्त भी उससे गुस्सा हो गई है। उसने जो डिसीजन लिया था, निशु उसके खिलाफ थी। उसने ये तक कह दिया था कि वह दोबारा कभी भी फना से बात नहीं करेगी। पर फना अपनी दोस्त को कैसे भूल सकती है? आखिरी वक्त तक निशु ही थी जिसने उसका साथ दिया था, और निशु के सिवा शायद उसका इस दुनिया में कोई नहीं है जो असलियत में उसकी परवाह करता है। फना ने सोचा कि वह निशु को कॉल करे, और ऐसा ही उसने किया भी, लेकिन दूसरी तरफ से निशु ने कॉल पिक नहीं किया। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया। फना ने कॉल पिक की। फना, कहाँ है यार तू? दूसरी तरफ से एक आवाज आई। सॉरी, नरेश में नहीं आ रही। फना की आवाज अभी भी कांप रही थी। क्यों? नरेश ने जैसे ही दूसरी तरफ से पूछा। फना ने अपनी धीमी सी आवाज में कहा, नरेश, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं नहीं आ सकती। वो अभी काम खत्म नहीं हुआ। नरेश, तुम वो पार्सल मेरे एड्रेस पर भेज दो। फना ने विक्रम के उस डरावने फेस को याद करते हुए कहा। लेकिन फना, मुझे तुझसे एक फेवर चाहिए था।
कैसा फेवर? फना ने धीरे से पूछा। नरेश के शब्दों को सुनकर फना पहले ही घबरा गई थी कि आखिर नरेश को उससे क्या फेवर चाहिए, क्योंकि वह चाहकर भी नरेश की मदद नहीं कर सकती। अब वह विक्रम की पर्सनल प्रॉपर्टी है और विक्रम ने जिस तरीके से उसे धमकाया था, उसके बाद तो फना रिस्क नहीं ले सकती थी। वह इससे पहले कि नरेश को साफ साफ मना कर देती, उससे पहले ही नरेश ने परेशान आवाज में कहा, यार तुझे तो पता है ना मैं तनीषा को कितना पसंद करता हूँ। तुझे तो पता है ना वो मुझे भाव नहीं देती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू उसकी बर्थडे पार्टी में मेरी गर्लफ्रेंड बनकर चल। पार्टी 5 स्टार होटल में है, बस हाँ कर दे यार, फना नरेश ने कहा। लेकिन नरेश, फना के तो पैर कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने एकदम से विक्रम का वह खतरनाक चेहरा घूमने लगा। नरेश मेरी मैं फना के शब्द उखड़ने लगे। देख फना, मना मत करना यार, इतनी मदद नहीं कर सकती तू, बस यार कुछ घंटों के लिए तुझे मेरी गर्लफ्रेंड बनना है बस। फना ऐसे ही थी, वह किसी को डायरेक्ट मना नहीं कर पाती थी। उसे ना बोलने में इतनी प्रॉब्लम होती थी। कब है ये पार्टी? फना ने घबराते हुए पूछा। 1 हफ्ते बाद, नरेश ने जवाब में कहा। फना के माथे पर पसीने की बूंदें थी। आखिर वह क्या बोलती नरेश से? वह नरेश को अपनी हालत के बारे में भी तो नहीं बता सकती थी ना, कि उसकी जिंदगी में कैसी उथल पुथल चल रही है और उसकी जिंदगी किसके कब्जे में है अब। फना तो अब खुद से ही लड़ रही थी। फना की आंखों में आंसू आ गए। तो तय रहा, तू मेरी हेल्प करेगी। लेकिन नरेश मेरी बात तो सुनो, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। नरेश ने कॉल कट कर दी। फना ऐसी ही थी, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही नहीं था। वो तो ठीक से किसी को जवाब भी देना नहीं जानती थी, और न ही किसी की बात टालना जानती थी। उसे जो भी कहता, वो उसे चुपचाप कर लिया करती थी। लेकिन फना यह नहीं जानती थी कि कोई तो है जो उसे देख रहा था। करीबन 15 मिनट से, जब से फना किसी को कॉल कर रही थी, किसी से फोन पर बात कर रही थी, उसकी आंखों से निकलते हुए वह आंसू भी एक दूर खड़ी कार में बैठा एक शख्स विंडो से देख रहा था। उस शख्स की आंखें इतनी तेज थी, उस शख्स की आंखें इतनी तीखी थी कि वो फना की जान लेना चाहती थी। उस शख्स की पकड़ कार के डोर पर इतनी टाइट थी कि जैसे वह डोर ही टूट जाएगा। अंदर बैठा ड्राइवर भी कांप रहा था कि उसका बॉस इतने गुस्से में आखिर क्यों है। फना ने एक ऑटो लिया, फिर वह होटल निकल गई जहां पर वह काम करती थी। फना ऑटो से नीचे उतरी और उसने ऑटो वालों को अपने पर्स से पैसे निकाल कर दिया। फिर वह अंदर की तरफ जाने लगी। लेकिन फना यह नहीं जानती थी कि जब तक वह होटल के अंदर नहीं चली गई, तब तक एक शख्स उसे स्टॉप कर रहा था। एक कार जो दूर खड़ी थी और उस होटल को ही देख रही थी। उसी कार के अंदर बैठे शख्स ने ड्राइवर को कुछ इशारा किया और ड्राइवर कार लेकर वहां से निकल गया। फना को अभी तक जो घुटन हो रही थी, अचानक से वह शांत हो गई। उसने पीछे घूमकर देखा तो कोई भी नहीं था, इसलिए फना ज्यादा ध्यान न देते हुए होटल के अंदर चली गई। और जैसा कि उसने सोचा था, उसे मैनेजर से बहुत डांट पड़ी। मैनेजर ने उसे ये तक की धमकी दे दी कि अगर वह एक बार और लेट हुई तो उसे काम से वह निकाल देगा या उसका बोनस कट कर देगा। ये सुनकर फना मैनेजर से सॉरी बोलती है और उसके बाद वह उसे प्रॉमिस करती है कि वह दोबारा काम पर कभी लेट नहीं आएगी। लेकिन फना ने प्रॉमिस तो कर दिया था, पर वह जानती थी कि विक्रम के सामने तो उसकी जुबान नहीं खुल सकती। विक्रम उसके साथ एक बार शुरू होता था तो फिर वह न जाने कब जाकर रुकता था। लेकिन फना ने सोच लिया था कि वह आज विक्रम से इस बारे में बात कर लेगी कि वह उसे जल्दी ही सोने दिया करें, ताकि टाइम से उठकर वह काम पर जा सके। क्योंकि विक्रम ने भले ही उसके भाई के ऑपरेशन के लिए पैसे तो दे दिए थे, लेकिन फना को अपना और भी तो खर्च निकालना था। विक्रम से वह और पैसे नहीं ले सकती थी। अभी तो विक्रम ने सिर्फ उस पर अपना हक जमाया था, तो फना को इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। अगर विक्रम ने उससे कह दिया कि वह जिंदगी भर उस शख्स के साथ उसकी स्लेव बनकर रहेगी, तो फना का क्या ही होता। किसी तरीके से यह 1.5 साल निकल जाए। फना मन ही मन प्लान करती है, क्योंकि विक्रम से उसे छुटकारा मिल जाएगा। फना जिम्मेदारी से पूरा दिन दिल लगाकर काम करती है। वह किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं देती और बीच में ही उसे टिप मिल जाती है, जिससे फना खुश हो जाती है। फना ने सोच लिया था कि आज वह कॉफी पिएगी। फना एक गरीब घर की लड़की थी। उसके पास जितना भी प्रॉपर्टी थी, वह तो पहले ही उसके चाचू ने हड़प लिया था।
फना ने आज तक कभी कॉफी नहीं पी थी और वह टेस्ट करना चाहती थी कि कॉफी का टेस्ट कैसा होता है, क्योंकि उसने एक बार विक्रम को कॉफी पीते हुए देखा था। उसका बहुत मन था कॉफी पीने का, लेकिन सस्ती से सस्ती कॉफी भी 150 रुपए की आती थी। फना को जो टिप मिली थी वह पूरे 200 रुपए थे। फना 50 रुपए बचा लेती है ऑटो के लिए और 150 रुपए की वह एक कॉफी लेती है अपने ही होटल में। उस कॉफी को लेकर वह टेबल के पास गई और वहां पर बैठकर उसे पीने लगी। तभी एक और वेट्रेस ने आराम से फना को कॉफी पीते हुए देखा, तो वह गुस्से से जाकर उसकी शिकायत मैनेजर से कर देती है कि फना काम नहीं कर रही, बल्कि वह फ्री में कॉफी पी रही है। ये सुनकर वह मैनेजर गुस्से में फना के पास आता है और उसके हाथ से वह कॉफी छीनकर फेंकते हुए गुस्से में टेबल पर हाथ मारकर बोला, तुम्हें यहाँ पर फोकट में हमने हायर नहीं किया है, तुम कॉफी चोरी कर पी रही हो। तुम जानती हो ना कि रूल क्या है कि कोई भी वेटर यहाँ का कोई भी सामान अपनी मर्जी से नहीं ले सकता, ना यूज कर सकता है। तुमने किसकी परमिशन से कॉफी पी? फना बहुत ज्यादा डर गई और वह जल्दी से खड़ी हो गई। उसने धीरे से कहा, आई एम सॉरी सर। सॉरी फॉर वॉट? तुमने हमारी रूल्स को ब्रेक किया है। मैं तुम्हें अभी के अभी काम से निकालता हूँ, दफा हो जाओ यहाँ से। वही दूसरी वेट्रेस ये तमाशा देखकर मजे ले रही थी। फाइनली फना को काम से निकाल दिया गया था। जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ था, वह वेट्रेस फना को ज्यादा खास पसंद नहीं करती थी, क्योंकि फना बहुत खूबसूरत थी। फना इतनी खूबसूरत थी कि कभी कभी तो मैनेजर भी उसकी तारीफ करता था और वहां पर मौजूद कई स्टाफ्स फना की मासूमियत की बहुत तारीफ करते थे। वह अपना काम भी सलीके से करती थी और उसकी वजह से ही वहां पर काफी लड़कों की भीड़ लगी रहती थी, जिस वजह से होटल का भी फायदा होता था। फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसने धीरे से कहा, लेकिन सर, ये कॉफी तो मैंने अपने पैसों से पी है। आपको गलतफहमी हुई है, मैंने इसे वहां से बाय किया था। आप चाहे तो वहां पर मौजूद रिसेप्शन से भी पूछ सकते हैं। फना ये सब कुछ बहुत मासूमियत से बोलती है। ये सुनकर एक पल के लिए मैनेजर भी ठहर जाता है कि आखिर फना कितनी प्यारी है। वह कितने धीरे धीरे और कितनी प्यारी सी आवाज में ये सब कुछ डर कर बोल रही थी, बच्चों की तरह। मैनेजर ने रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा तो रिसेप्शनिस्ट ने अपना सर हाँ में हिला दिया। इस पर मैनेजर ने गुस्से से उस वेट्रेस को देखा जिसने आकर फना की शिकायत की थी। उस एड्रेस का नाम था धानी। अब धानी डर गई और उसने मैनेजर को देखते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, मुझे लगा कि यह हमारे रूल्स को ब्रेक कर रही है, इसलिए मैंने अपनी ड्यूटी समझकर आपको इन्फॉर्म कर दिया और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। मैनेजर ने धानी को बहुत डांटा और उसने फना को देखते हुए दोबारा से उसके लिए कॉफी मंगवा दी। मैनेजर ने अपने लिए भी कॉफी मंगवाए और उसके बाद वह फना के साथ ही बैठते हुए बोला, डरो मत, तुम कॉफी पी सकती हो। मैनेजर ने माफी के तौर पर वहां पर फना के लिए रोज एक कॉफी फ्री कर दी। ये सुनकर तो फना भी खुश हो गई और उसने मैनेजर से थैंक यू कहा। मैनेजर फना के साथ बैठकर कॉफी पी रहा था और बाकी स्टाफ अपने काम में बिजी हो गया था। वही धानी तो जल भूनकर राख हो गई थी, क्योंकि फना की वजह से उसे मैनेजर से डांट पड़ी थी, इसलिए वह बदले की आग में जल रही थी। इधर मैनेजर फना से पूछता है कि वह इतनी छोटी सी उम्र में काम करने क्यों आई है। ये तो उसकी पढ़ाई करने की उम्र है। इस पर फना की आंखें नम हो गई और उसने मैनेजर से कहा, सर, मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है, मैं और मेरा भाई है, जिस वजह से मैं यहाँ पर काम करती हूँ। ये सुनकर मैनेजर को फना के लिए बुरा लगता है। फना की आंखों में आंसू देखकर मैनेजर को उसके लिए सहानुभूति होती है। मैनेजर ने सोचा कि वह फना की सैलरी थोड़ी इंक्रीज कर दे, क्योंकि यहाँ पर फना ही थी जिसको थोड़े ही पैसे देने पर वह मान गई थी काम करने के लिए। मैनेजर और फना दोनों ही बैठकर साथ में कॉफी पी रहे थे। वही एक शख्स उन दोनों को कॉफी पीते हुए साथ में देख रहा था। उसी शख्स की आंखें तो फना के चेहरे पर थी। फना अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से मैनेजर को देखकर धीरे से बोली, सॉरी सर, मैं आपके साथ बैठकर कॉफी पी रही हूँ। मैं जानती हूँ कि यह मेरी हैसियत नहीं है, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ सर। फना जैसे ही खड़ी हुई, मैनेजर ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसे दोबारा बैठने के लिए कहा। फना फिर भी मैनेजर के साथ बैठने से मना कर देती है, तो मैनेजर फना को गुस्से से घूरता है। फना डरते हुए चुपचाप बैठ गई। उसे डर था कि कहीं दोबारा से मैनेजर गुस्से में आकर उसे नौकरी से ना निकाल दे।
तुम अब रोज मेरे साथ बैठकर कॉफी पियोगी और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं हिटलर हूँ। फना ने जब मैनेजर के मुंह से हिटलर शब्द सुना तो उसे हंसी आ गई। फना धीरे धीरे हंसने लगी। हा 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 हा। हंसते हुए फना के मोती जैसे दांत चमक रहे थे। हंसते हुए वह बला की खूबसूरत लग रही थी। एक पल के लिए तो मैनेजर भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाया। फना के बाल हंसते हुए खुल गए थे। मैनेजर ने फना को हंसते हुए देखा और उसके होठों पर स्माइल आ गई। फना को अचानक से ठंड लगने लगी। उसने हंसना एकदम से बंद कर दिया। अपने आसपास देखा। फना को ऐसे लगा जैसे कोई उसे काफी देर से नोटिस कर रहा है, लेकिन फना को कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फना मैनेजर के साथ बैठकर कॉफी पी रही थी। कॉफी उसे इतनी टेस्टी लगी कि फना ने एक्साइटेड होकर कहा, सर, आपके होटल की कॉफी बहुत ही टेस्टी है। फना अपनी जीभ को अपने होठों पर फिराते हुए बहुत ही बच्चों की तरह एक्साइटेड होकर बोलती है। ये देखकर मैनेजर ने फना से कहा, अगर तुम चाहो तो एक और पी सकती हो। इस पर फना ने जल्दी से कहा, नो सर, मैं आप कल ही पीऊंगी। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे फ्री में कॉफी पीने के लिए परमिशन दे दी। फना रिस्पेक्टिवली मैनेजर को देखकर अपनी क्यूट वॉइस में बोली। मैनेजर ने फना के चेहरे को देखते हुए कहा, ओके। फना की ड्यूटी का टाइम हो गया था, इसलिए वह मैनेजर को देखकर वहां से उसे बाय कर चली गई। फना को अब बाहर जाना था, इसलिए वह ऑटो लेती है और फिर वहां से निकलकर चली गई। फना जब बाहर पहुंचती है तो रात हो चुकी थी। मैनेजर ने फना को देखा और उसके लेट आने पर उसने सवाल बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि अब फना मिस्टर भारद्वाज की पर्सनल प्रॉपर्टी थी और उस दिन मिस्टर भारद्वाज ने रमन के साथ जो किया था, उसके बाद तो मैनेजर की हिम्मत ही नहीं थी फना को कुछ भी बोल देने की। फना चुपचाप जाकर अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। मैनेजर अब उसे छोटे कपड़े पहनने के लिए नहीं बोलता था। फना तो जानती थी ना यहाँ का रूल, इसलिए वह रेगुलर की तरह छोटे कपड़े पहनकर ड्रिंक सर्व कर रही थी। उसने आज नोटिस किया कि रमन नहीं था। ये देखकर उसने चैन की सांस ली। उस दिन रमन जिस तरीके से उसके साथ बदतमीजी कर रहा था, फना बहुत ज्यादा डर गई थी। अगर सही वक्त पर विक्रम आकर उसे नहीं बचाता तो रमन उस दिन उसके साथ जरूर जबरदस्ती करता और वह कमजोर सी उससे बच भी नहीं पाती। यही सोचते हुए फना वहां पर एक आदमी की ड्रिंक के अंदर बहुत ज्यादा ड्रिंक डाल देती है कि वह ओवरलोड होकर ड्रिंक टेबल पर फैल गई, जिस पर उस आदमी ने गुस्सा होकर फना को देखा। लेकिन फना का चेहरा देखते ही उसने अपनी नजरें नीचे कर ली और फना से कुछ भी नहीं कहा। फना बहुत डर गई थी, इसलिए उसने जल्दी से कहा, आई एम सॉरी सर, मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ। इस पर उस आदमी ने फना को देखा तो पर कुछ कहा नहीं। उसकी नजरें नहीं मिल रही थी फना से। फना भी यह नोटिस कर रही थी कि यह आदमी उससे नजरें चुरा रहा है। बल्कि यही नहीं, हर आदमी उससे अब नजरें चुराने लगा है। कोई भी उसकी तरफ अब नहीं देखता। जिस तरीके से पहले सब उसे नोचने की निगाहों से देखते थे, ऐसा लगता था कि मौका देखते ही वह उसका शिकार करने लगेंगे। पर अब ऐसा था कि उनकी आंखों में डर था। शायद उस दिन जो हुआ उसके बाद से सभी फना से डरने लगे थे। फना को सबक बिहेवियर थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने इतना ज्यादा गौर नहीं किया। अच्छा ही था कि कोई उसे ना देखे और वह चुपचाप अपना काम करे और पैसे लेकर यहाँ से चली जाया करें। अभी तक फना को विक्रम का मैसेज नहीं आया था, इस वजह से शायद आज उसे विक्रम के पास न जाना पड़े। वह निशु से मिलने जा सकती है। ये सोचकर वह थोड़ा खुश होने लगी और एक्साइटेड होकर अपना काम करने लगी। वहां पर डांस हो रहा था, बार गर्ल्स डांस कर रही थी। फना का काम वहां पर सिर्फ लोगों को ड्रिंक सर्व करने का ही रह गया था। मैनेजर फना को देखते हुए यही सोच रहा था कि आखिर उस लड़की में ऐसा ही क्या था कि मिस्टर भारद्वाज ने सिर्फ इसे ही चुना। इसके लिए मिस्टर भारद्वाज ने रमन का क्या हाल किया था, ये सब उसने अपनी आंखों से देखा था। रमन हॉस्पिटल में एडमिट था और उसे होश नहीं आया था अभी तक। अगर उसे होश आ भी गया और वह बच गया तो मिस्टर भारद्वाज उसे वैसे भी जीने नहीं देंगे। मैनेजर ने फना से उसी दिन कान पकड़ लिए थे कि वह इस लड़की से दूर ही रहेगा और ना ही उसे काम छोड़ने के लिए कहेगा और ना ही काम करने के लिए फोर्स करेगा। वरना अगर मिस्टर भारद्वाज को पता चल गया कि उसने फना को जरा भी तकलीफ दी है तो मिस्टर भारद्वाज उसके साथ न जाने क्या ही कर देंगे। कहीं वो उसका एक पैर न काट दे और कहीं उसकी सारी उंगलियां ही ना कट कर दे।
यह इमेजिन कर ही में मैनेजर की रूह कांप गई। उसने गहरी सांस छोड़कर फना से नजरें हटाई, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर लालच भी था कि वह फना का यूज कर सकता है। मिस्टर भारद्वाज ने अगर उसके बार में अपना हाथ रख दिया तो ये बार न जाने कहां से कहां तक पहुंच जाएगा, और कहते हैं ना कि अगर शख्स लालच में हो तो वह अंधा हो जाता है। फना मैनेजर के पास आई। अभी रात के 11 ही बजे थे। उसने मैनेजर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सर, क्या मैं आज जल्दी घर जा सकती हूँ? इस पर मैनेजर ने एक नजर घूरकर उसे देखा। वह उस पर जोर से चिल्लाना चाहता था कि तुम्हें आए हुए अभी ठीक से 5 घंटे भी नहीं हुए और तुम आज यहाँ से जाना चाहती हो। मैं तुम्हारी सैलरी कट कर दूंगा। पर मैनेजर फना पर नहीं चिल्लाता है। वह धीरे से बोला, ओके। फना भी हैरान हो गई, क्योंकि वह तो मैनेजर का रिएक्शन देखकर सोच रही थी कि उसे बहुत तेज डांट पड़ने वाली है। लेकिन इससे परे उसे तो यहाँ से जाने की परमिशन मिल गई। फना बहुत एक्साइटेड थी और वह जल्दी से जाकर अपना ड्रेस चेंज करती है और फिर सीधा यहाँ से वह ऑटो लेकर अपनी चॉल के लिए निकल गई। आज वह अपनी दोस्त के साथ थोड़ा सा वक्त बिताकर उसे मनाना चाहती थी। फना जब चोल पहुंची, उसे 3 दिन हो गए थे, वह चोल नहीं आई थी। फना ने जब रूम के अंदर देखा तो निशु आ चुकी थी और निशु ने खाना भी बना लिया था। फना ने आकर निशु को पीछे से हक करते हुए कहा, निशु। निशु ने जैसे ही फना की आवाज सुनी, उसने गुस्से से कहा, तू यहाँ क्या करने आई है? तेरा यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है, चली जा यहाँ से। निशु की गुस्से भरी आवाज सुनकर फना की आंखों में आंसू आ गए और उसने इमोशनल होकर कहा, अब इतना भी क्या गुस्सा? तूने ये तो नहीं समझ लिया कि मैं मर चुकी हूँ? मरी नहीं है, लेकिन जल्दी मर जाएगी। तूने जो फैसला किया है ना, उसके बाद मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती हूँ कि तू कब तक जिंदा रहेगी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा किया। इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है या मुझे तेरी परवाह नहीं है। मुझे माफ कर दे, अब जो होना था हो चुका, और मैं तुझे खुशखबरी भी देना चाहती हूँ कि मेरा भाई के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बाहर से टीम मंगवाई है और उन्होंने कहा कि 50% चांसेस है कि अब मेरा भाई ठीक हो सकता है। ये सुनकर निशु के होठों पर स्माइल आ गई, लेकिन फिर भी वह अपना गुस्सा जाहिर रखते हुए बोली, अब इतनी बड़ी कीमत चुकाई है तूने, तो उसका ठीक होना लाजमी है। निशु, तू इतना रूड बिहेव क्यों कर रही है यार? एक बार मेरी तरफ देखा तो ले। अब इतना भी क्या गुस्सा? जो होना था हो चुका है। मैं देख तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। निशा ने नजर घुमाकर देखा तो फना के हाथ में भेलपुरी थी, जो निशी को इतनी पसंद थी कि जैसे देखते ही निशु फना के हाथ से वह भेलपुरी ले ली और फना को घूरते हुए बोली, क्या करने आई है यहाँ पर? तुझसे मिलने आई हूँ और मुझे तेरे साथ डिनर भी करना है। बहुत जोरों से भूख लगी हुई है। फना नीचे बैठ गई फर्श पर, क्योंकि वहां चेयर नहीं थी। फना और निशु दोनों मिलकर उस भेलपुरी को खत्म करती हैं, जिससे उन दोनों का ही पेट भर जाता है। फना और निशु दोनों फर्श पर ही लेटकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक से निशु की नजर फना की क्लीवेज पर चली गई, क्योंकि उसका कपड़ा थोड़ा नीचे हो गया था। जब उसने वहां पर निशान देखा तो निशु ने कहा, कैसे रहे तेरे ये 3 दिन, और साथ में तुझे सोने तो नहीं दिया होगा ना? ये सुनकर फना ने निशु को देखते हुए धीरे से कहा, इस बारे में बात नहीं करना चाहती मैं। तेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? फिर अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो फिर यहाँ पर नहीं आती तू। मैं जानती हूँ कि तूने जो इतना बड़ा कदम उठाया है वह सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के लिए किया। खुद के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तुझे अब वहां दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, तू हमेशा के लिए आई है ना? निशु ने फना से सवाल किया तो फना ने अपने होंठ भींचते हुए कहा, पूरे हुए कहा, मैंने उनके साथ 1.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये सुनते ही निशु हैरान हो गई और उसने उठकर बैठते हुए गुस्से से कहा, आर यू मैड? तूने वह कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर दिया? उनमें आखिर ऐसा क्या लिखा हुआ था? फना की आंखों में आंसू आ गए। उसने निशु को बताया कि उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में क्या लिखा हुआ था। ये सुनकर ही निशु की भी आंखों में आंसू आ गए और उसने फना को हक करते हुए कहा, तूने ये क्या कर दिया? 1.5 साल तक तू उसे आदमी की। आगे निशु के अंदर हिम्मत नहीं थी बोलने की। फना ने निशु को कसकर पकड़ लिया और फूट फूट कर रोते हुए बोली, मैं क्या करती निशु? मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा था। अगर मैंने उस दिन अपने कदम पीछे ले लिए होते तो शायद मैं आज रिग्रेट कर रही होती। अपने भाई को खो चुकी होती। मैंने जो किया
मुझे उसका बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। वह आदमी कितना डेंजरस है, उसने तेरी बॉडी का क्या हाल बना दिया है। अपनी आंखें देख, ऐसा लगा रहा है जैसे 3 दिन से सोई नहीं है तू। हाँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए तो मैं तेरे पास आई हूँ, और आज उन्होंने मुझे कॉल कर बुलाया भी नहीं है, इसलिए मैं चैन से सो सकती हूँ। ये सुनकर निशु फना के बालों में हाथ फेरते हुए बोली, तू कितना डरती है उसे आदमी से। तेरी किस्मत भी कैसी है फना, जहाँ से तुझे दूर रहना चाहिए, तुझे वहीं पर धकेल दिया गया, और मैं भी तुझे नहीं बचा पाई। मुझे माफ कर दे, निशु ने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा। फना ने धीरे से कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है निशु, तुम जब जितनी मेरी मदद कर सकती थी तुमने की, अब यह मेरी तकदीर और मेरी ही जिंदगी है। मैंने 1.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है और 1.5 साल बाद में उस आदमी से फ्री हो जाऊंगी। आई होप ये 1.5 साल किसी तरीके से सही से निकल जाए और तू सेफ रहे। वह तुझे ज्यादा टॉर्चर तो नहीं करता ना। ये सुनकर फना को याद आ जाता है कि विक्रम ने अभी 2 दिन पहले ही उसके साथ क्या किया था। वह याद करते ही वह कांप उठती है, लेकिन वह निशु से कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि उसे बहुत तेज नींद आ रही थी और वह निशु की गोद में ही सर रखकर सो गई। निशु ने उसके बालों में हाथ फेरा। फना ने खाना भी नहीं खाया था। फना को सोए हुए करीबन 30 मिनट ही हुए थे कि उसका फोन रिंग करने लगा। निशु ने फना का फोन देखा और फिर उसे साइलेंट पर कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी दोस्त को कोई डिस्टर्ब करे। निशु नहीं जानती थी कि उसने क्या कर दिया है। कहीं उसकी यह छोटी सी गलती और फोन को साइलेंट कर देना फना के लिए मुसीबत ना बन जाए। इधर फना तो चैन की नींद सो रही थी। अभी सुबह के 4 बजे बज रहे थे और फना की अचानक से नींद खुल गई, क्योंकि उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने उठकर सबसे पहले पानी पिया, और फिर जब उसे एहसास हुआ कि उसका पेट खाली हो गया है, तो उसने अपने साथ लाए हुए बिस्कुट खाना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद उसने निशु को देखा, तो निशु भी उसके बगल में ही सो रही थी फर्श पर। करीबन 30 मिनट बाद फना ने अपना फोन उठाया और चेक करने लगी, तो उस पर विक्रम की कॉल आई थी। विक्रम की उसे 2 मिस कॉल आई थी। फना के तो होश उड़ गए और मानो एकदम से उसका शरीर ठंडा पड़ गया हो। उसके सोने के 30 मिनट बाद कॉल आई थी और उसने विक्रम की कॉल को पिक नहीं किया। उसका फोन साइलेंट पर किसने कर दिया? जरूर निशु ने किया होगा, ताकि उसे डिस्टरबेंस ना हो। ओह नो, निशु, तूने क्या कर दिया? फना के तो डर की वजह से हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसने बिना देर किए विक्रम को दोबारा से कॉल कर दिया, और दूसरी तरफ से एक बार में ही कॉल पिक हो गया। फना कुछ पल के लिए तो ब्लैक हो गई थी कि आखिर वह बोल क्या। उसने धीरे से कहा, हेलो सर, आई एम सॉरी, वह मैं रात में। तभी कॉल कट हो गया। ये देखकर फना की आंखों में आंसू आ गए और उसने बिना देर किए दोबारा कॉल किया, लेकिन इस बार विक्रम ने कॉल रिसीव नहीं किया। तो फना ने दोबारा से ट्राई किया। उसने इस बार 5वीं बार कॉल ट्राई किया और इस बार कॉल विक्रम की तरफ से पिक कर लिया गया। हेलो सर, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। कल रात मैंने कॉल पिक नहीं किया क्योंकि मैं सो गई थी। प्लीज आप गुस्सा मत करिएगा, अगर आप कहो तो मैं अभी आ जाती हूँ। हम दूसरी तरफ से विक्रम ने हामी भरी, लेकिन उसकी हामी में जो गुस्सा था उसे फना ने भांप लिया था। विक्रम फोन पर जो सांस ले रहा था उससे भी फना अब पहचान लगी थी। सर, सिर्फ 10 मिनट दीजिए मुझे, मैं बस आपके पास अभी आ रही हूँ। इतना बोलकर फना जल्दी से खड़ी हुई और अपने कपड़े ठीक कर उसने निशु को एक नोट लिखा और फिर वहां से जल्दी भाग गई। इतनी सुबह सुबह ऑटो नहीं मिल रहा था। फना अब यही सोच रही थी कि वह कैसे 10 मिनट में पहुंचेगी, विक्रम बहुत गुस्सा करेगा। लेकिन फना ने देखा कि उसकी चोल के बाहर एक कार खड़ी हुई है। उस कार की विंडो नीचे है और एक शख्स उस कार में बैठा सिगरेट की कश भर रहा है। उसे देखते ही एक पल के लिए तो फना ठहर गई और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। फना धीरे धीरे अपनी कदम उस कार की तरफ बढ़ाने लगी। वह यही सोच रही थी कि विक्रम यहाँ पर क्या कर रहा है। विक्रम ने अपना सिर घुमाकर फना की तरफ देखा। उसकी आंखें फना को ऊपर से नीचे तक एनालाइज करने लगी। फना ने अपने पर्स को कसकर पकड़ लिया और फिर जब वह कार के पास आई, फना दूसरी तरफ जाकर कार में बैठना चाहती थी, लेकिन उसी वक्त विक्रम की तरफ का डोर ओपन हो गया और एक हाथ बाहर आया। उसने फना की पतली सी कमर को पकड़कर कार के अंदर खींच लिया।
जिससे फना की आंखें चौड़ी हो गई और उसने जल्दी से विक्रम के शोल्डर को पकड़ लिया। विक्रम ने फना के होंठों से अपने होंठ मिला दिए। फना के मुंह में सिगरेट का धुआं भर गया और वह उसकी नाक से बाहर आने लगा। फना का दम घुटने लगा था और विक्रम उसे खुद से दूर नहीं कर रहा था। फना ने छटपटाते हुए अपना फेस साइड किया और जोर जोर से खांसने